नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अभय कुमार इंसू और आप अब जनता बोलेगी न्यूज ही देख रहे हैं। अभी हम मॉडर्न एपेक्स एंड इंस्टीट्यूट कोचिंग में मौजूद हैं और हमारे साथ अभी कोचिंग के संचालक प्रिंस सर हैं, आशुतोष हैं और रवि हैं। आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि कल बिहार इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया था और कल शाम हो गया था, जिसके वजह से हम लोगों ने इंटरव्यू नहीं किया एक भी, और आज कर रहे हैं। आप इन बच्चों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम क्यों आए हैं। इन दोनों बच्चों ने न ही सिर्फ अपने माता पिता, पूरे समाज का, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और अपने कोचिंग का भी नाम रोशन किया है। इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों के सफलता के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि मेहनत तो होती है हमारी सफलता के पीछे, लेकिन और कौन से लोग हैं जिन्होंने इनको मोटिवेट किया और आज ये लोग इस मुकाम पे हैं। सबसे पहले आशुतोष, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह है। मेरे पिताजी का नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरा गांव गुरौली है। मैं यहाँ पे कोचिंग प्रिंस सर के पास जनता बाज़ार में पढ़ता हूँ। और इसके बाद आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम रवि रंजन कुमार है। मेरे पिताजी का नाम अजय कुमार सिंह है। मैं खेदू छपरा गाँव से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ जनता बाज़ार पे पढ़ रहा हूँ 2 साल से। तो इन दोनों बच्चों ने, आपका मार्क्स जो है कितना है आप बताइए व्यूअर्स को एक बार। मेरा 447 है। आपका 402। 402। इन दोनों बच्चों ने अपनी मेहनत के दम पर आज यह साबित किया है कि कोई अगर मेहनत करे तो इस मुकाम तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए एक अलग लेवल की मेहनत की है। उसी पे हम बात करेंगे इन लोगों से। तो आपने 447 नंबर आपका आया है, तो इसमें आपकी मेहनत तो है, लेकिन इसके अलावा आप किस तरह से पढ़ाई का शेड्यूल बनाए थे कि आप इतना ज़्यादा नंबर लाए हैं इस बिहार इंटरमीडिएट पर? जी देखिए, मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मेरे टीचर्स हमेशा मुझे मोटिवेट किए। और जब कभी भी मुझे डीमोटिवेट फील होता था तब मेरे टीचर्स हमेशा मोटिवेट किए। और हमेशा मतलब जब भी हम पढ़ाई से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हों तो हमें मतलब वो डांट लगाते थे कि आप नहीं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप ऐसे पढ़ाई कीजिए। और ओवरऑल उन्होंने भी हमारे लिए काफ़ी मेहनत की, तो उनको हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद, जो उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की और उन्हीं के बावजूद हमें इतना अच्छे अंक प्राप्त हुए। अच्छा, आप कोचिंग को श्रेय दे रहे हैं। इस कोचिंग में आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं? हम 1 साल से ही पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब पिछले 1 साल से? जी। कोचिंग में आने से पहले आप कैसे थे पढ़ाई में? और आज तो आपका परिणाम दिख रहा है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले कैसे थे आप? हम पहले में इस कोचिंग में आने से पहले मैं एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं कि था। और जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ का जो माहौल है, जो हमारे टीचर्स हैं, मतलब उनको देख के काफ़ी मोटिवेशन हुई। जो यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अब जैसा कि मतलब हमारे साथ बैठे ही, और हमारे कोचिंग में और अच्छे सभी लोग अंक लाए हैं, तो उनको देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी। और ऐसा लगता था कि नहीं, हमें भी अच्छे अंक लाने हैं, हमें भी जैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं वैसे हमें भी करना है, और हमारे भी टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। कोचिंग के अलावा आप घर पे कितना घंटा सेल्फ स्टडी करते थे? क्योंकि कोचिंग में तो 2-3 घंटे पढ़ाई होती है, उसके अलावा आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे घर पे, जिसका परिणाम आज? देखिए, पढ़ाई के लिए मेरे हिसाब से घंटे कोई मायने नहीं रखता है। जैसा कि जो आपके टीचर्स दे रहे हैं, तो मेरा फंडा यही था कि जो हमारे टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं उसको सबसे पहले आप घर पे जाके एक बार रिवाइज़ कर लो, ताकि जो आपको और अच्छे से मेमोराइज़ हो जाए। और उसको बार बार आप रिवाइज़ करते ना, आप उसका एक शेड्यूल तैयार कर लें, जिससे कि उसको आप बार बार रिवाइज़ करते रहें। क्योंकि अगर आप एंड में जाएंगे परीक्षा के 1-2 महीने पहले, तो आप पूरे, इतना छोटा तो सिलेबस है नहीं, आप पूरे होल सिलेबस को एक साथ आप कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही था, और मेरे लिए कोई घंटे मायने नहीं रखता था। अगर मेरे को और ऐसा लगता था तो कि आज ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, पीछे से मेरा कुछ छूट रहा है, मेरा जो प्लान था उसके अनुसार मेरा अगर वर्क नहीं हुआ है, तो मैं 7-8 घंटे भी हो जाता था। अगर नहीं है तो 1-2 घंटे भी पढ़ के मतलब कुल मिलाकर आप यही बोलना चाह रहे हैं कि हमें घंटे मायने नहीं रखता है, हमें कितना पढ़ना है वो मायने रखता है कि हमने आज कितना पढ़ाई किया। ज़रूरत पड़ने पर आप कुछ देर ज़्यादा ही पढ़ते थे नॉर्मल से? यही था कि हाँ, कि जितना हमारे टीचर्स हमको वर्क दे रहे हैं, जितना वो कह रहे हैं कि आपको इतना करना है, हम उतना ही करते थे। उसके लिए चाहे आपको ज़्यादा घंटे पढ़ने पर या कम घंटे पढ़ने, इसके लिए ये मायने नहीं रखता है। बाकी बच्चों को आपके क्षेत्र में आपने संभवतः शायद सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका आया है अभी तक, जहाँ मुझे जानकारी है।
तो बाकी बच्चों को जो आपके कोचिंग के थे या फिर आउट ऑफ द मतलब आपके कोचिंग के हो गए, किसी भी कोचिंग के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी बिहार के हो, तो अगर आपकी तरह कोई बच्चा इतना अच्छा मार्क्स लाना चाहता है तो वह कैसे ला सकता है? आखिर क्या आपने अलग किया? मैंने तो अलग नहीं किया, जो मेरे शिक्षक जो और मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो सलाह दी मैंने उसी के अनुसार किया। और अगर यदि आप भी अगले साल या जब भी परीक्षा में बैठें तो उससे पहले अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरीके से हुई है तो आप भी डेफिनेटली मेरे से अच्छे करेंगे। तो अगर पूरी साल भर की, जैसे कि देखिए, अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो अगर एक दो महीने के प्रिपरेशन से आपका इतना अंक नहीं आ सकता, अगर मेरा यह मानना है। तो उसके लिए आपको पूरी साल मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो मैं अपना बताता हूँ, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ जो रिवीजन है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आप जितना शुरू से आप रिवीजन सब चीज़ का करते चलेंगे तो बाद में आपको उतना प्रेशर नहीं रहेगा, वर्कलोड नहीं रहेगा। अगर आप शुरू से जस्ट आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा पढ़ के वैसे छोड़ दे रहे हो, तो जाके आपका लास्ट में वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आप उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो मेरे टीचर्स हमेशा यही कहते थे कि आप उसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए। तो मैंने उन्हीं की बातों पर ध्यान दिया और उन्हीं के बदौलत इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए। मतलब कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब है कि सर ने जैसा कहा आपने वैसा किया, और जिसका परिणाम आपकी मेहनत और सर के बताए हुए सलाह से आप आज। जी हाँ। और मैं एक और बात बोलूँगा कि आप पिछले 10 साल के जो पेपर होते हैं, आप उसका आप उनको एक बार उसको एनालाइज कर लीजिए, और उसके बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि अगर आप पूरे पेपर देख लेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड ने पूछे हैं और अगले साल क्या पूछ सकता है। इससे काफ़ी आपको मतलब हेल्प मिलेगी कि आपके परीक्षा में आपके कैसे प्रश्न आएंगे और आप उसको कैसे उनको टैकल करेंगे। अच्छा, एग्ज़ाम से पहले हर एक कोचिंग सेंटर में एक फाइनल एग्ज़ाम की तरह लिया जाता है, आपके कोचिंग में भी वैसा हुआ था? हाँ, हुआ था। तो उसका कितना फ़ायदा मिला? क्योंकि वो जैसे हमने सुना है कि हर कोचिंग में वैसी होती है, जैसे कि एग्ज़ाम में आपको फील हो कि आप एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो, उस चीज़ का कितना बेनिफिट मिला आपको? हाँ, जो कि मॉक टेस्ट है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को बताता है कि आप कितना उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो जो हमारे टीचर्स थे सभी सब्जेक्ट के, उन्होंने बार बार एक दो बार नहीं अनेकों बार हम लोग से टेस्ट लिए और काफ़ी अच्छे अंक भी आते थे, जिससे और भी मोटिवेशन मिलता था कि अगर ऐसे ही करते रहे तो हमको फाइनल परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चलिए, अब हम रवि से बात करेंगे। आपने सुना इनका 447 नंबर है इस कोचिंग संस्थान से, और इस क्षेत्र में भी शायद अभी तक जैसी जानकारी है सबसे ज़्यादा नंबर इनका है। आपको बहुत बहुत बधाई एक बार। धन्यवाद सर। अब रवि से हम जानेंगे कि रवि, आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया? आपने भी इनके साथ ही पढ़ाई करते थे और आप भी कहीं ना कहीं 402 नंबर आपने लाए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी मेहनत दिखाई देती है। तो आपका किस तरह का तैयारी था कि आपने इस तरह इतना अच्छा मार्क्स लाया आपने? सर, सबसे पहले तो मैं अपने सभी शिक्षक, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सभी शिक्षक को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं लोगों के मतलब मेहनत को जो मतलब ये जो हमको बताते थे हम वही करते गए, और इसी की वजह से हमारा इतना मार्क्स आ पाया। मतलब जब भी हम मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि मतलब हम पढ़ाई से ट्रैक से उतर रहे थे, अलग दिशा में जा रहे थे, फिर भी हम लोग का टीचर ने मोटिवेट किया, हम लोग को वहाँ पे लाने की कोशिश की, और हमारे घर वालों ने, पेरेंट्स ने भी, मतलब आसपास के लोगों ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया हर बात पे। मतलब कोई भी हम गलत बात में जाते थे तो वहाँ हमको बताते थे, वो हमको सही रास्ते पर लाते थे, जिसकी वजह से मतलब सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन सब बोला तो मेरा इतना नंबर आ पाया। आप कोचिंग में पढ़ाई करने आते थे, इसके अलावा आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हर इंसान का एक अलग अलग शेड्यूल होता है, कोई घंटे देखकर पढ़ता है, कोई सिलेबस के हिसाब से पढ़ता है, तो आप किस तरह से पढ़ाई करते थे? कितना घंटा पढ़ते थे अगर पढ़ते थे, या फिर कैसे पढ़ते थे घर पे? मतलब घंटा मैटर नहीं था हमारा, मतलब घंटा मैटर नहीं करता है पढ़ने में। जैसे हम लोग को जैसे था पढ़ने का, तो भैया हम एक टॉपिक लेते थे, जैसे मतलब आज जैसे हमका टारगेट होता था कि आज ये टॉपिक खत्म करना है तो खत्म कर देना है, या मतलब जब तक वो टॉपिक खत्म नहीं हो, चाहे कितना भी घंटा हो तब तक पढ़ते रहेंगे। मतलब टाइमिंग का कोई ये नहीं था? टाइमिंग का कोई इशू नहीं था उसमें। आपके माता पिता आज कहीं ना कहीं आपको देख रहे होंगे, तो आपको उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और भी बच्चे हैं जो कि शायद आज ज़्यादातर बच्चे गलत दिशा में मूव कर रहे हैं, हालांकि पढ़ाई करते हैं एवरेज बच्चे, लेकिन आप लोगों ने आज वह मुकाम हासिल किया कि आपको देखकर बच्चे सीखेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या बोलना चाहेंगे उन बच्चों से जो कि इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए, या फिर पढ़ाई के अलावा गलत चीज़ों पर भी ध्यान ले जाते हैं। तो आप लोगों ने उस तरह का नहीं किया होगा, तभी आज आप इस मुकाम पे हासिल है। तो उन बच्चों से क्या कहना चाहिएगा जो गलत दिशा में भटक जाते हैं पढ़ाई के अलावा? सबसे पहले तो उन लोगों से मतलब जो अगर उनको लगता है कि ये गलत है, बहुत लड़का ऐसे होते हैं जो लगता है कि गलत है फिर भी उस दिशा में जाते हैं। अगर ऐसा आपको लगता है तो उससे दूर रहें, या फिर जैसे कोई गलत काम हो रहा है, गलत आदमी है, तो उससे दूरी बना कर रखें। अगर आप उसी से दूर रहेंगे तो आप खुद ही उससे अलग रहेंगे, तो आपको पढ़ाई खुद अच्छा से कर पाएंगे।
अच्छा, कभी आप लोगों ने जो पढ़ाई कर रहे थे तो कभी ऐसा लग रहा था, डर बना हुआ था कि क्या रिजल्ट कैसा आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ प्रेशर था क्या आप लोगों को? सर प्रेशर अभी जस्ट रिजल्ट के कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन एग्जाम के टाइम में ऐसा कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि सर जो हमारे थे हम लोग को मतलब ऐसा प्रिपरेशन कराए हुए थे कि मतलब हमको डर नहीं लग रहा था इससे। जैसे बोले जैसे कि पहले उसके एग्जाम हुआ था तो इस एग्जाम में परफॉर्मेंस हम लोग का अच्छा था। जैसे मतलब इस एग्जाम का क्वेश्चन सर दिए थे तो बोले तो लगभग ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में भी आएगा, तो हम लोग को इससे देख के लगा कि मतलब हम लोग अच्छा से हमारा तैयारी हो चुका है अब, तो हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। मतलब डर कोई नहीं लग रहा था कोई एग्जाम डर में। नहीं था। बात है कि हम सोचते हैं कि मैथ जो हमारा सब्जेक्ट है सबसे हार्ड माना जाता है। हर एक मतलब कुछ बच्चे हैं जो कि यूनिक होते हैं, वो बोलते हैं मैथ ईजी है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को मैथ सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है। इसके बाद केमिस्ट्री हो गया और सभी मतलब मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स को भी हार्ड माना गया है। तो आप कैसा मैथ के बारे में क्या कहना चाहिएगा, कैसे पढ़ते थे, कैसे पढ़ाई होता था? देखिए मैथ्स में जो हमारे टीचर से खुद प्रिंस सर हम लोगों को मैथ पढ़ाते थे, तो कभी हम लोगों को ऐसा फील नहीं हुआ कि एज अ हार्ड सब्जेक्ट है। मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपके टीचर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपको कैसे से आपको किसी भी टॉपिक को एलेबोरेट करते हैं, वो आपको वो कैसे समझाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को स्वयं प्रिंस सर ही पढ़ाते थे मैथ्स, तो इनके अब मैं अभी ऐसा नहीं है कि मैं केवल इन्हीं के पास गया हूँ, हर एक टीचर्स के पास मैंने विश्लेषण किया है। तो कहीं ना कहीं मैं इनमें कुछ अलग देखा जिससे कि मेरे को काफ़ी वो अच्छा लगा, क्योंकि सबसे पहले कोई जो चीज़ देखता है कि वो मतलब टीचर्स उसको कैसे किसी भी टॉपिक को समझाते हैं। तो जाहिर सी बात है मेरे में भी वही एक इच्छा थी कि जानने की कौन से टीचर्स कैसे कैसे पढ़ाते हैं, तब मैं डिसाइड करूँगा कि किन के पास जाना है, किन के पास नहीं जाना है। मतलब आपने तो बहुत जगह ट्राई की, उसके बाद सर का पढ़ाने का अंदाज आपको अच्छा लगा? और मैथ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जो और एक मैथ में जो टॉपिक है कैलकुलस, जो मतलब मेरे ख्याल से जो मेरे फ्रेंड्स भी थे हम लोग के इंस्टीट्यूट में, उनको ये काफ़ी लगता था कि कैलकुलस हार्ड है, लेकिन जहाँ तक जो सर हम लोग के मतलब पढ़ाए हैं, मतलब सबसे इजी हम लोग को सर कैलकुलस समझा दिए, और हमें नहीं पूरा हमारी क्लास को। तो कहीं ना कहीं मेरे को काफ़ी इस बात से अच्छा हुआ, और हम लोगों को मतलब ज़्यादा उस पर मैथ पे फोकस नहीं करना पड़ेगा कि हमको मैथ में सोचना पड़ जाए कि हमारा क्रॉस लग जाएगा या 60-70 ऐसा ही कुछ रह जाएगा, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस था कि जब सर इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हम लोग इतने अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का मार्क्स अच्छा आएगा। मतलब कुल मिलाकर आप सर के पढ़ाने के अंदाज से आप पूरी सेटिस्फाइड से कि आप मैथ आपके लिए इजी बन गया था? हाँ, पूरे हम लोग सबसे मेरा मतलब अच्छा मैथ्स ही है, और कहीं ना कहीं इसमें उन्हीं की बदौलत सबसे ज़्यादा उसी में आया है। श्रेय देना चाहते जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये टीचर्स पे ही डिपेंड करता है कि वो आप कैसे कितने अच्छे से आपको समझाते हैं, जो कि मतलब सर जो हमारे काफ़ी उन्होंने अच्छे से समझाए, और हमें ही नहीं हमारे सभी जो अच्छे दोस्त हैं उनके सभी भी मैथ में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो सारा श्रेय उन्हीं को जाएगा। इसके बाद हम रवि से भी जानेंगे कि आपके लिए मैथ कैसा था, क्योंकि मैथ कहीं ना कहीं सबके लिए हार्ड ही ज़्यादातर बच्चों के लिए होता है। कुछ लोग होते हैं हालांकि जो कि मैथ में पकड़ बना लेते हैं। आपके लिए मैथ कैसा रहा कि आप यहाँ से पढ़ के इतना अच्छा? वैसे तो लगभग सभी अधिकांशतः बच्चों का यही मानना होता है कि हमारा मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, ऊपर से 12th में जैसे कैलकुलस वगैरह, मैट्रिक्स, ये सब बोलते हैं कि हार्ड होता है। लेकिन यहाँ इस कोचिंग में मैंने ये देखा कि जैसे यहाँ पे सर का जो पढ़ाने का तरीका है, मतलब जो किसी भी बच्चे को समझा सकते हैं, मतलब उसका लैंग्वेज है या इतना सरल है, मतलब लगा कैसा भी हो, कितना भी मैथ में कमज़ोर हो ना, आराम से उस चीज़ को अचीव कर सकता है वो। और ऐसे इन सर का मतलब पढ़ाने से हम लोग को ये मतलब हम किसी और को भी बता सकते हैं वो चीज़, मतलब हम लोग इस तरीक़ा से पढ़ाते हैं जब हम वो किसी और को भी वो चीज़ हम पढ़ा सकते हैं जाके। और मैथ के साथ साथ जैसे मतलब बहुत लड़का माना जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स। हाँ, केमिस्ट्री को भी बहुत हार्ड माना गया, उसको लेकर क्या कहिए? लेकिन अगर इस इंस्टीट्यूट में देखा जाए ना तो लगभग सभी विषय इंस्टीट्यूट में बहुत बढ़िया है। जैसे केमिस्ट्री अलग सर पढ़ाते थे, मैथ और फिजिक्स प्रिंस सर खुद पढ़ाते थे, बायोलॉजी और हिंदी विनय सर पढ़ाते थे, और बरजे सर इंग्लिश पढ़ाते थे। मतलब सभी विषय लगभग बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे लगभग सभी विषय, मतलब बाकी जगह मैंने देखा तो वहाँ कोई एक विषय अच्छा है, कोई ख़राब है। लगभग मैं सारा कोचिंग यहाँ का गया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा लगभग सारा विषय, मतलब यहाँ का कहा जाए ना अगर एक शब्द में, तो यहाँ का सब बेस्ट कोचिंग है अभी। मतलब पूरे जनता बाजार का सबसे बेस्ट? हाँ, बेस्ट कोचिंग मतलब हमको लगा। आप एक्सपीरियंस किए हैं, आप सभी जगह जाकर तब बोल रहे हैं। और मतलब जो लड़का है ना, हम सभी लड़कों से यही कहना चाहेंगे कि अगर जो ट्राई कर रहा है जब हम कहीं जाना है पढ़ने, वो एक बार यहाँ जरूर आकर देखेगा। और मेरा विश्वास है कि वो यहाँ अगर आएगा ना तो यहाँ से फिर जाएगा नहीं। और जो देखिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट तो जैसे कि रवि ने बताया कि सब में बेस्ट है ही, लेकिन जो मेरा पर्सनल था, जो मेरे आलोक सर जिन्होंने मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाया, मैं यहाँ पे 12th से आने से पहले मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, मेरे को केमिस्ट्री का एक बोले तो सी भी नहीं पता था।
जी। मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ या कुछ, मेरे को सच में पूरा सी भी नहीं पाता था, कुछ भी नहीं। मतलब लेकिन केमिस्ट्री आपको आने से पहले बहुत ज़्यादा हार्ड था आपके लिए? हार्ड क्या, मेरे को केमिस्ट्री बिल्कुल जी, ही समझ में मतलब नहीं वही आता वही था, बात। क्योंकि मेरे आर्थिक समस्या हो गई जी, थी, जी, जिसके जी। कारण 11th में कुछ दिक्कतें आ गई हमारे परिवार के साथ, तो मैं 11th नहीं कर पाया था। और 10th मैंने उतने अच्छे से केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाए थे, जहाँ पे हम पढ़ते थे उतने अच्छे से टीचर्स हमको नहीं समझा पाए थे। तो मेरे लिए काफ़ी 12th में एक चैलेंज बन गया था कि हम केमिस्ट्री को कैसे टैकल करें, कैसे समझें। तो जो आलोक सर है, उन्होंने मतलब उनको हम बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बहुत उनसे बार बार क्लास में हरदम उनसे प्रश्न करते थे, क्वेश्चन करते कि सर ऐसे हुआ, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आज नहीं बताएंगे, चाहे ये नहीं बताएंगे। उन्होंने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया, और कहीं ना कहीं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी उन्हीं के चलते केमिस्ट्री हो चुका है। और मैथ्स और केमिस्ट्री के साथ साथ जो बायोलॉजी है, और बेशक हम दोनों मैथ्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन जो हमारे जो विनय सर है वो इतने अच्छे से बायोलॉजी को एक्सप्लेन करते थे कि हम लोग मैथ्स को छोड़िए बोलते थे, सर बोलते थे कि आओ अलग मैथ्स की क्लास कराते हैं, कहने नहीं सर अभी बायोलॉजी सर पढ़ा रहे हैं, हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं इतने अच्छे से वो हमको टॉपिक को समझाते थे, उनका जो अंदाज़ है ना, अभी तक मैंने अब ऐसे टीचर्स को नहीं देखा जो उनकी तरह पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं उनके बारे में सभी को पता भी है। तो वो इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि हम लोग का मैथ्स मेन होते हुए भी हम लोग बायोलॉजी पढ़ते थे काफ़ी, क्योंकि उनका रवैया जो था, अंदाज़ था, वो काफ़ी अच्छा था। कहीं ना कहीं उनको जो पढ़ते थे उनमें काफ़ी मज़ा आता था। वो पढ़ाई के साथ साथ आपको मतलब हँसाते खिलाते समझा, ऐसे खेल खेल में हम लोग को पढ़ाते हैं। मतलब विनय सर को आप लोग जब देखते थे, मैथ से आप थे, बायोलॉजी से मतलब नहीं था, इसके बावजूद आप कभी देखते थे पढ़ाते हुए, वो आपको अच्छा लगता था तो आप रुक के पढ़ते थे उसको? हाँ, बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए हम लोग रुक के पढ़ते थे। सर जैसा कि मैंने बोला कि सर बोलते थे कि चलो तुम लोग अलग से मैथ्स मेन हो, तुमको अलग से हाँ। पढ़ाते हैं, बट हम लोग बोलते कि नहीं सर इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग नहीं biology मज़ा आता था पढ़ेंगे। मतलब हाँ, पढ़ने में? मज़ा आता था काफ़ी, मतलब पूरा हंसा हंसा के सर पढ़ाते थे। कहीं ना कहीं अगर आप ट्राई करें कि फ़न के साथ आप स्टडी जी। करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप जब पूरा हैप्पी खुश दिमाग से रहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से टॉपिक्स को समझ में आता था। और कहीं ना कहीं वही इनका मतलब जो एक बोले कि उनका एक जाने का एक्सपीरियंस तरीका, है कि कैसे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा दें, उनको खेल खेल में कैसे समझा दें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, ज़्यादा आप मतलब उतने अच्छे से आप लगेगा, अगर बच्चों को भी अगर ऐसा लगेगा कि आप अच्छे मन से नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनको भी वो टॉपिक पढ़ने में या उसको समझने में मन नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा विनय सर में वो इससे बिल्कुल अलग है, पूरे हंसा हंसा कर हम जैसे लोग को बच्चों को पढ़ाते थे। चाहिए था, जैसे समझ सकते हैं उस तरह से पढ़ाते थे बस। हाँ। अच्छा, हम आशुतोष से जानने का प्रयास करेंगे कि आपके पढ़ाई के पूरे 2 साल जो रहा आप लोगों ने 11-12 किया, आपके दोस्तों की भूमिका क्या रही इस पूरे सिलेबस के दौरान? देखिए, मेरे टीचर्स के साथ साथ मेरे पेरेंट्स के साथ साथ जो मेरा अगला मैं श्रेय किसी को दूंगा जी, तो वो जी। मेरे दोस्त ही हैं, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प किए। और हम ये भी इतने अंक प्राप्त किए हैं, कहीं ना कहीं उनके हेल्प की है। जो हमारे जो सर पढ़ाते थे, हम एक दूसरे का अगर यदि टॉपिक समझ में नहीं आता था तो हम उनसे हेल्प लेते थे या उनकी हेल्प करते थे, तो कहीं ना कहीं हमारा भी रिवाइज़ हो जाता था, या हमसे छूट गया तो हमें अच्छे से समझा देते थे। तो मेरा 4-5 पूरे क्लोज़ फ्रेंड थे, और मेरे को मैथ्स और फिजिक्स में कुछ डाउट वाट रहता था तो मैं सीधे सबसे पहले रवि को कॉल करता था। मुझे कोई भी डाउट रहता तो मैं फिजिक्स और मैथ्स के लिए इसको कॉल करता था। और इंग्लिश में अगर मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आता था तो मैं धनु से सलाह देता था। वो मेरे को काफ़ी अच्छे से समझा देता था, क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। और केमिस्ट्री में मुझे यदि कोई दिक्कत होती थी तो मैं आदित्य से उसको कैप्चर करता था या समझता था। तो मेरे दोस्तों के बिना यहाँ तक हाँ संभव नहीं था, काफ़ी हेल्प किए। तो कहीं ना कहीं इनके साथ रहने पे वो माहौल हमेशा अटैच रहते हैं कि नहीं हमको पढ़ना है, मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे वो भी मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी मेहनत करना है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे माहौल में यदि आप रहते हैं तो काफ़ी आपके लिए बेटर रहता है, और आप हमेशा इंगेज रहते हैं अपने स्टडी में, और ये जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल करता है। एक बात मैं आपसे यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा अपनी तरफ से कि इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात आपको कह दी बातों बातों में, कि दोस्तों का योगदान। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग ज़्यादातर बच्चे मतलब 90% एवं बच्चे यह कोशिश करते हैं कि वह किसी से पूछे नहीं, यहाँ तक कि गुरु से भी पूछने से शर्माते हैं कि क्या सोचेंगे सर अगर वो सोचेंगे हमको कुछ नहीं आता है, ऐसा सोचते हैं ज़्यादातर बच्चे। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी बात जो बताई कि जो ग्रुप सर्कल है आपका, वह सबसे बड़ा बात है कि आप एक ग्रुप सर्कल बनाकर अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा, और आपके ग्रुप के बच्चे हैं अगर आप उनसे पूछते हैं वे आपसे पूछेंगे, इसका बहुत बेनिफिट मिलता है।
मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और इन्होंने जो बात बताई ये आज हमारे हीरो हैं कहा जाए तो। हमारे आज जो वीडियो आप देख रहे हैं दोनों हीरो हैं। इस वीडियो के 447 नंबर 402 नंबर लाए हैं इन्होंने। तो अच्छा, आप फ्यूचर में आगे क्या करना चाहते हैं? आपने तो 12th की पढ़ाई कर ली और बहुत अच्छे मार्क्स से आपने पास किया है इस इंटरमीडिएट को एग्ज़ाम को। आगे आपका क्या प्लान है? माई एम्बिशन इज़ टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस एज अ फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप फ्यूचर में एयरफोर्स में जाएँ और बहुत अच्छे पद पर जाए। जी धन्यवाद। और मैं अपने शिक्षकों से उनका हमेशा धन्यवाद करूंगा और उनसे आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं अपने जीवन में अच्छे मुकाम हासिल करूं। जो मेरा सपना है फ्लाइंग ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स में बनने का, वो मेरा साकार हो। अब रवि से मैं जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में दोस्तों का कैसा योगदान रहा? हमारे जीवन में मतलब ये मुकाम हासिल करने में दोस्तों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे कि मतलब लोग कहते हैं कि साथ संगत से लड़का बिगड़ जाता है, लेकिन ऐसे इस मामले से देखा जाए ना तो मेरे दोस्त मतलब मेरा बहुत ज़्यादा योगदान दिए इस मुकाम को हासिल करने में। क्योंकि वो सब जैसे थे मतलब हमेशा पढ़ाई का माहौल बना के रखते थे। ऐसा मतलब कोई गलत काम या का प्रभाव, हाँ, ऐसा मतलब कुछ नहीं था उन लोगों में। तो हमेशा मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी डिस्कशन पढ़ाई के बारे में ही होता था। ऐसे मतलब आगे दूसरा और कोई ऐसा कुछ नहीं होता था। इसलिए उन लोगों को मैं अपने दोस्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों के बदौलत में कहीं ना कहीं उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस मुकाम को हासिल करने में। इन फ्यूचर आप इसके बाद क्या करना चाहते हैं? हम अभी इसके बाद हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके मतलब देश की सेवा करना चाहते हैं। अब मैं सर से चाहूँगा कि सर से भी कुछ बात किया जाए। प्रिंस सर हमारे साथ है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आप जनता बोलेगी न्यूज़ में। जी आपको भी बहुत 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 धन्यवाद और जितने लोग देख रहे हैं सभी को धन्यवाद। और अब जनता बोलेगी चैनल को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा ताकि ये अपना बेशकीमती समय निकाल करके हमारे बच्चों को दुनिया के सामने लाए, ताकि जो आगे वाले बच्चे हैं उनके लिए ये लोग मार्गदर्शक के रूप में बने। और इन लोगों ने भी बहुत चीज़ बोला बच्चों के विषय में। मैं इन लोगों से नहीं, टोटल बच्चों से बोलना चाहूँगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस न्यूज़ को, अब जनता बोलेगी न्यूज़ को, आप बस मेहनत कीजिए। सफल होना है या नहीं होना है इस पर ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि जो परिश्रम करते हैं उन्हें फल मिलता है। हाँ, ये चीज़ है कि परिश्रम करने वाले को फल किसी किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी को लेट से मिलता है। अब जैसे बिहार बोर्ड में हैं, लोग कहते हैं कि बिहार बोर्ड में चीट होता है। माना होता होगा, लेकिन जिस बच्चा का मार्क्स यदि 400 से ऊपर है, मुझे तो नहीं लगता है कि चीट करके वो 400 से ऊपर मार्क्स प्राप्त कर सके, वो भी बिहार बोर्ड में। और मैं इन लोगों के पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा, ताकि हम जो बताए तो सभी बच्चों को हैं, पूरी क्लास में बताए हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए स्पेशल मेहनत की, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनके पेरेंट्स हमारा सपोर्ट किए और बच्चों को भी सपोर्ट किए, इसलिए इनके पेरेंट्स भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो मैं उन्हें दिल से धन्यवाद दूंगा, ताकि वो भी गर्व महसूस करें और उनको भी लगे कि हाँ, हमारे बच्चे कुछ अच्छे कर रहे हैं। और आने वाले जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, यदि ये न्यूज़ को देख रहे हैं तो मैं उनको एक ही संदेश दूंगा कि आप ध्यान लगा कर पढ़िए, रिजल्ट छोड़िए। रिजल्ट क्या आएगा अब इन्हीं बच्चों से पूछ लीजिए, तो इनके पास ये कॉन्फिडेंस था कि रिजल्ट मेरा अच्छा आएगा, लेकिन इन लोग को ये तो ज़रूर पता नहीं होगा कि मेरा इतना ही नंबर आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि अच्छा आएगा, क्योंकि ये पढ़ते थे। और अक्सर हम क्लास में कहते हैं कि रिजल्ट बेकार नहीं आएगा, और कहना क्या है, ये तो हकीकत है कि बच्चे ही बताएंगे। इसके बयान लगभग क्षेत्र के और बच्चे ही बताते हैं, तो मैं अब इससे ज़्यादा क्या बोलूं। उन माता पिताओं के लिए क्या कहना चाहिए? आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं या किसी से बात छुपी नहीं है और सभी बच्चे भी जानते हैं और सब कोई जानता है, लेकिन उन माता पिताओं को क्या कहना चाहिएगा कि जो बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं? आप अपने तरफ से कोशिश करते हैं लेकिन घर पे हुए माता पिताओं की बातों को टाल देते हैं। आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन माता पिताओं की बातों को टालें। उन लोगों के माता पिता से क्या कहना चाहिए, कैसे हैंडल कर सकते हैं अपने बच्चों को? देखिए, पेरेंट्स की बात है तो हमने इस पे रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया। सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स यदि ध्यान देना तो बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकते हैं। हम पेरेंट्स को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप भी इस पर ध्यान दिए होंगे कि आज के डेट में पेरेंट्स ओरल मुंह से बोलने के लिए सिर्फ
ध्यान दे रहे हैं कि हम बच्चों पे ध्यान देते हैं। हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स सुन रहे होंगे, उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम हमेशा कहेंगे पेरेंट्स को कि आप कमा किसके लिए रहे हैं, इतना मेहनत किसके लिए कर रहे हैं सुबह से शाम तक? अपने बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए। अर्थात आप पूरा 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा अपने बच्चों के लिए निकालिए। आप कभी भी अपने बच्चों के लिए अपने दिमाग में ये सेट मत करें कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, क्योंकि पेरेंट्स से बच्चे हमेशा छोटा रहता है, ये हकीकत है। और आप टाइम निकालिए बच्चों से। मैं पेरेंट्स को एक बात बताना चाहूँगा कि बच्चे से हमेशा अपने अंदर छल रखें, तब उनके बच्चे अच्छा कर पाएंगे। आखिर में आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने यह अचीव किया, और आपको भी सर कि आपके बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। चाहूँगा कि फ्यूचर में आप सब अच्छा करें और ऐसे ही आप सब नाम रोशन करें हमारे क्षेत्र, अपने माता पिता का। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। आप लोग को अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर इन बच्चों के लिए ज़रूर कुछ लिखिएगा, क्योंकि इन बच्चों ने जो किया है यह छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है हमारे क्षेत्र के लिए। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल पर अगर पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।